बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात करें मेरे बच्चों आज अब जरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जिन चीज़ों पे एग्जामिनर की ज़्यादा नज़र होती है हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। बेसिक आइडिया अलबत्ता मैं आपको देता चलूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने ये बात सीखी थी कि अगर आपको किसी कंडक्टर में करंट इंड्यूस करवाना होता है तो उसका तरीका यह है कि आप मैग्नेट को कंडक्टर के रिलेटिव मूव करें। मीन्स कि या तो मैग्नेट को कॉइल के करीब लाएं या उसको दूर लेके जाएं, या फिर कॉइल को मैग्नेट के करीब लाएं या उससे दूर लेके जाएं, यानी एक बॉडी को अगले के रेफरेंस मूव करना। इसके से होता यह है कि जो मैग्नेट होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे कॉइल के साथ इंटरसेक्ट करती हैं, उनको कट करती हैं और उस कटिंग में एक चेंज पैदा होता है। मूविंग से यानी मूवमेंट से मैग्नेट को आपके पास उस कटिंग में चेंज पैदा होता है और वो चेंज बेसिकली आपके कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस करता है। जितना ज्यादा और जितनी तेजी से आप चेंज लेकर आएंगे उतना ज्यादा ईएमएफ आप इंड्यूस कर पाएंगे। फिर ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप मैग्नेट को इंसर्ट कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन एक तरफ आएगी और अगर आप पुल आउट कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में। हमने ये बात सीखी कि भाई अगर आप मैग्नेट की स्पीड को या मैग्नेट की स्ट्रेंथ को या कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते हैं तो उससे इंड्यूस होने वाला ईएमएफ भी इंक्रीज कर जाता है। ये तीनों तरीके ऐसे हैं जिससे आपके पास ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस होता है और जब ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा कॉइल में तो ज्यादा करंट भी आपको कॉइल के अंदर मिल जाए। सर माइकल फैराडे ने इन तमाम बातों को एक स्टेटमेंट में कंपाइल किया और अमूमन ये स्टेटमेंट आपके पास लिखने को भी आ जाती है। तो अगर हम इसकी स्टेटमेंट को कोट करें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linkage। ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज क्या चीज? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कॉइल के इंटरैक्शन को कहा जाता है। सही कि when the magnetic field lines interact with the coil, तो जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके कॉइल से इंटरसेक्ट कर रही होती हैं इन जगहों पे, इस इंटरसेक्शन को आप लिंकेज का नाम देते हैं। तो ये एक समरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कि किस तरीके से आपके पास यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होना होता है। फिर एक लॉ है जो इससे रिलेटेड है, इट्स कॉल्ड योर लेंज लॉ। लेंज लॉ में डायरेक्शन पलटने का रीजन समझाया जाता था। अगर आप उस चीज को देखें तो उसमें हम ये कहते थे कि भाई द ईएमएफ इंड्यूस इन योर कंडक्टर इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि कॉइल में एक ऐसा करंट पैदा होगा जो अपने ही सोर्स को, अपने ही कॉज को अपोज करे। मींस जो मैग्नेट है जिसकी वजह से एक करंट कॉइल में बना है, ये करंट इस मैग्नेट को अपोज करे। अच्छा, मैग्नेट को अपोज दो तरीकों से किया जा सकता है। या तो आप उसे रिपेल करें जब वो इंसर्ट हो रहा हो, या आप उसे अट्रैक्ट करें जब उसे बाहर निकाला जाए। कि when you move the magnet relative, like if you're moving the magnet towards the coil, तो उस वक्त क्या होगा कि भाई कॉइल में एक ऐसा करंट पैदा हो जाएगा कि जिसकी मैग्नेटिक फील्ड आपके मैग्नेट को रिपेल करना शुरू कर देगी। और जब आप मैग्नेट को बाहर निकाल रहे होंगे तो कॉइल में एक ऐसा करंट पैदा हो जाएगा जिसकी मैग्नेटिक फील्ड कॉइल को या आपके मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगी। तो यहां पे हमने लिख भी दिया कि इंसर्ट करते हुए मैग्नेट रिपल्जन फील करेगा लेंस लॉ की वजह से, और पुल आउट करते हुए मैग्नेट जो है वो अट्रैक्शन फील करेगा। और उसका रीजन सिंपल है भाई, इंसर्ट करते हुए एक ऐसा पोल बन जाएगा यहाँ पे जो कि लाइक पोल होगा कि अगर आप नॉर्थ के साइड से इंसर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी नॉर्थ आ जाएगा। कॉइल में करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि जिस साइड से मैग्नेट इंसर्ट किया जा रहा है वहां पे वही पोल आ जाए। आप नॉर्थ से इंसर्ट कर रहे हैं तो नॉर्थ बन जाएगा, आप साउथ से इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे साउथ बन जाएगा ताकि मैग्नेट को रिपेल किया जा सके।
और जब आप पुल आउट कर रहे होंगे तो पुल आउट करते समय इसका ऑपोजिट होगा। पुल आउट करते समय आपके पास अट्रैक्शन होगी और अनलाइक पोल बनेगा। अगर नॉर्थ पोल था और आप मैग्नेट को बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ साउथ आ जाएगा। करंट कॉइल में ऐसा बनेगा, इधर साउथ पोल क्रिएट हो जाए और मैग्नेट उससे अट्रैक्ट हो और आपको बाहर निकलते हुए ऑपोजिशन फील। अगर आप साउथ पोल को यूज करते हुए बाहर निकाल रहे होते हैं यहाँ पे, तो इधर नॉर्थ पोल आ जाता है ताकि अट्रैक्शन हो सके। तो ये दो लॉज है हमारे पास, फैराडेज लॉ और लेंज लॉ। अब इसकी एप्लीकेशन पे एग्जामिनर दो चीजों में हमसे सवाल पूछता है, एक है एसी जनरेटर और दूसरा है ट्रांसफॉर्मर। एसी जनरेटर की डायग्राम्स वगैरह तो नहीं बनवाई जाती, उससे आप बेफिक्र रहिए। हाँ, जिस चीज पे एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ सकता है वो स्प्लिट रिंग ओ स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेस का पर्पस है। अब देखिए, एक बात हमेशा याद रखें, एसी जनरेटर के कंपोनेंट्स में एक कॉइल ऑफ वायर है जो कि दो मैग्नेट्स के दरमियान में रोटेट करवाया जाता है। ये ऑटोमेटिकली नहीं घूमता, आप एक्सटर्नली इस पे फोर्स लगा के इसको रोटेट करने का काम। तो जब ये कॉइल मैग्नेट्स के बीच में रोटेट करेगा तो रोटेशन की वजह से वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा और कट होने की वजह से आपके पास एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा कॉइल। इस ईएमएफ से कॉइल में करंट पैदा होगा और वो करंट ट्रैवल करता हुआ आपके सर्किट में आएगा। तो यहां पे आप क्या देखते हैं कि भाई द कॉइल रोटेट्स बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, it cuts the magnetic field lines and there is a rate of change of magnetic flux linkage. अब सवाल एग्जामिनर जो अक्सर पूछता है वो ये है कि भाई व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज स्लिप रिंग्स। डीसी मोटर में स्प्लिट रिंग हुआ करता, स्प्लिट रिंग में कॉइल के दोनों एंड्स अलग अलग रिंग के साथ कनेक्ट किए जाते थे और जब आपका कॉइल घूमता था तो ये रिंग उसके साथ घूमते थे और डायरेक्शन ऑफ करंट को कॉइल में फ्लिप कर दिया करते। डीसी मोटर को अगर आप देखेंगे तो आपको वहां स्प्लिट रिंग का पर्पस नजर आएगा। जहां तक बात स्लिप रिंग्स की है, स्लिप रिंग्स का पर्पस ये होता है कि दे फ्लिप द डायरेक्शन ऑफ करंट इन योर एक्सटर्नल सर्किट व्हेन दिस कॉइल क्रॉसेस द वर्टिकल पोजीशन। कि जब ये कॉइल वर्टिकल पोजीशन से गुजरता है, जब ये कॉइल वर्टिकल पोजीशन से गुजरता है तो उस वक्त आपके सर्किट में करंट की डायरेक्शन को फ्लिप करने के लिए स्लिप रिंग्स इस्तेमाल हो रहे होते। ये पर्पस अब याद रख लें, स्लिप रिंग्स का जो ये पर्पस है जहन में बिठाना है आपने, बहुत काम आने वाला है। और फिर इसी तरह एक चीज और भी पूछता है एग्जामिनर कि भाई इस एसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल से मुराद एक ऐसी एक आइडिया है कि भाई किस पे काम कर रहा है हमारा। तो हमारा वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है एसी जनरेटर का, कि कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओ ताकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज आए और उसकी वजह से हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो। अगली चीज जो एग्जामिनर आपसे पूछता है इसमें वो ये है कि मैक्सिमम वोल्टेजेस या मैक्सिमम करंट्स कब प्रोड्यूस होते हैं आपके इस कॉइल। तो देखिए, याद रखिएगा कि जब भी कॉइल एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन से गुजरेगा उस वक्त आपको मैक्सिमम वोल्टेज या करंट मिले। whenever your coil crosses the horizontal position you get the maximum voltage, and when your coil crosses the vertical position you get zero voltage. तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन से गुजरते हुए यू गेट मैक्सिमम, भले प्लस हो या माइनस।
और वर्टिकल पोजीशन से गुजरते हुए यू गेट 0 वोल्ट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पोजीशन से जब कॉइल गुजरता है तो मैक्सिमम कटिंग आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। देयर इज अ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। कम टाइम में सबसे ज्यादा चेंज क्रिएट होता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन से जब कॉइल घूम रहा हो, इसलिए सबसे ज्यादा वोल्टेज पैदा करता है। और वर्टिकल पोजीशन पे इंड्यूस वोल्टेज एक इंस्टेंट के लिए 0। तो ये वो दो बातें हैं जो एग्जामिनर आपसे कॉमनली पूछ लेता है, स्लिप रिंग्स का पर्पस, एसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल, और मैक्सिमम मिनिमम वोल्टेजेस कब कब बन रहे हैं। अब यहां पे एक कॉमन सवाल है जो कि अक्सर देखा गया है पेपर के अंदर, कि भाई एसी जनरेटर में करंट इंड्यूस कैसे होता है, एक्सप्लेन करें। तो अब लाजिम बात है, जब आपने एक्सप्लेन करना है कि भाई ये किस तरीके से इंड्यूस हो रहा है एसी जनरेटर के अंदर, तो आप ये चीज बता रहे होते हैं कि भाई जब आपका कॉइल मैग्नेट्स के बीच में से रोटेट करेगा, तो when the coil rotates between the poles of a permanent magnet, it cuts the magnetic field lines, and hence there is a rate of change of magnetic flux linkage. कैसे भाई? कि आपका ये मैग्नेट था, when this coil will rotate between the poles of your magnet, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्वाइप करता हुआ जाएगा वो, and there will be a rate of change of magnetic flux linkage, जिसकी वजह से आपके कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए। 2 से 3 मार्क्स तक के लिए ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, जो ये समझाने के लिए है कि एसी जनरेटर से करंट पैदा कैसे हो रहा है। अभी हमने इसकी बात नहीं की कि करंट की डायरेक्शन चेंज कैसे हो जाए, अभी हमने सिर्फ ये बात की है कि वो बन कैसे रहे, उसकी फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट। तो जो फैराडेज लॉ था उसको हमने थोड़ा सा समझाया कि भाई जब कॉइल घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी तो उससे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उससे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर एसी जनरेटर, फिर से एसी जनरेटर तो अभी चल रहा है बेटा, भी फिर से क्या समझा दें, पहली मरतबा तो पूरा समझाने दो। रैयान अंसारी कहते हैं सर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज बता दे। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कॉइल के इंटरेक्शन को कहा जाता है। अब यहां पे सवाल ये आता है कि सर ये करंट ऑल्टरनेटिंग कैसे है? तो देखिए करंट को ऑल्टरनेटिंग करने के लिए आपकी स्लिप रिंग्स काम आती। मैंने एक डायग्राम बनाई है इधर जिसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल को दिखाया जा रहा है और मेरा कॉइल उनके बीच में मौजूद है। इस कॉइल पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन मैंने खुद बनाई है। ये चीज एग्जामिनर भी आपको बताएगा कि कॉइल किस डायरेक्शन में रोटेट किया जा रहा है। तो बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस कॉइल की रोटेशन एरो की फॉर्म में मैंने दिखा। अब जब हमारा ये कॉइल रोटेशन परफॉर्म करेगा तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे अपने करंट की डायरेक्शन इन कंडक्टर्स में। कौन सा रूल यूज करके? राइट हैंड। ये फिजिक्स की वाही जगह है जहां पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज, बाकी सब जगहों पे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल किया। तो हमारे पास यहाँ पे यूजिंग द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और वो कैसा दिखता है ये भी देख लीजिए। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक।
So you can see for yourself the Fleming's right hand rule. इस राइट हैंड रूल में थंब बताती है फोर्स, फर्स्ट फिंगर बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एंड सेकेंड फिंगर से पता चलता है करंट। तो हमारे पास एग्जामिनर जब पूछता है तो वो करंट की डायरेक्शन मांगता है कि बताइए कंडक्टर में करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ होगा। तो अपना आंसर जानने के लिए हम फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी फिंगर और थंब को अलाइन करेंगे। तो जहां हमारी सेकंड फिंगर पॉइंट करेगी करंट उधर फ्लो हो रहा हो। जैसे अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखो तो टॉप राइट कॉर्नर में उसने एग्जाम्पल करके दिखाई हुई कि फील्ड जा रही थी नॉर्थ से साउथ, तो उसने अपनी फर्स्ट फिंगर को फील्ड की डायरेक्शन में सेट किया। उस कंडक्टर को ऊपर मूव किया जा रहा था, फोर्स अपवर्ड लग रही थी उस पर, तो उसने अपना थंब अपवर्ड पॉइंट किया। तो देखो जहां उसकी सेकंड फिंगर पॉइंट कर रही है उसी डायरेक्शन में आपके पास सर्किट में करंट फ्लो होगा। तो यहां पे भी आप फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगा सकते हो। मैंने आपकी आसानी के लिए इस चीज को 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया कि भाई ये नॉर्थ ये साउथ, वायर पे लग रही है फोर्स अपवर्ड्स, राइट हैंड रूल लगाओ और तुम खुद देखोगे इफ यू पॉइंट योर फर्स्ट फिंगर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ and you point your thumb in the upward direction, you will see for yourself that the current is going into the page. आप खुद देखेंगे करंट इनटू द पेज आ। और इसी तरह दूसरे वाले केस में आप देखोगे अपने थंब की डायरेक्शन को डाउन करो, करंट बाहर आ रहा हो। इस तरीके से आपको करंट की डायरेक्शन का अंदाजा हुआ। अच्छा भाई ए बी में करंट अंदर जा रहा है, एंड सी डी से बाहर ऐसे फ्लो कर रहा है करंट हमारा। अब जब ये कॉइल वर्टिकल पोजीशन से गुजरेगा तो देखिए क्या होगा। वर्टिकल पोजीशन क्रॉस करने के बाद ए बी आ गया है राइट साइड पे और सी डी चला गया है लेफ्ट। आप ए बी को देख सकते हो कि अब ये इस साइड पे देखो, रिंग अभी भी उसका उसी एंड से कनेक्टेड है रेजिस्टर, और सीडी का रिंग अभी भी उसी एंड से कनेक्टेड है रेजिस्टर। तो आप तो अपनी रोटेशन सेम रखोगे, इस साइड को ऊपर ऊपर फोर्स लगाओगे यहां नीचे, ताकि सेम डायरेक्शन में कॉइल घुमाते रहें आप। तो अब क्या होगा, पहले यहां ए बी था जहां करंट इन जा रहा था, अभी यहां पे सी डी है जहां करंट इन जा रहा, और ए बी में से करंट आउट आ रहा है। तो ये करंट आउट आएगा रिंग से होता हुआ, रेजिस्टर से होता हुआ वापस रिंग में, और ये देखो वापस डायरेक्शन ऑफ करंट पलट गया तुम्हारा। ये चीज एग्जामिनर पेपर में नहीं पूछता, पता है मजे की बात। ही नेवर आस्क यू कि भाई मुझे ड्रॉ करके दिखाओ डायरेक्शन कैसे पलटी, ही जस्ट आस्क यू कि मुझे बताओ स्लिप रिंग का पर्पस क्या। तो आपको सिर्फ इतना कहना होता है कि भाई इट फ्लिप्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अवर एक्सटर्नल सर्किट व्हेन दिस कॉइल इज गोना क्रॉस द वर्टिकल पोजीशन। जब ये कॉइल वर्टिकल पोजीशन क्रॉस करेगा तो आपके सर्किट में इस करंट की डायरेक्शन पलट दी। अब यहाँ पे मैं सवाल अगर देखूं तो मेरे पास एक सवाल आया है, सर जब वर्टिकल होता है तो करंट कम क्यों होता है। अदरवाइज का जवाब मैंने दिया था कि जब कॉइल वर्टिकल पोजीशन से गुजरता है तो लीस्ट चेंज आता है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, सबसे कम चेंज क्रिएट होता है इंटरैक्शंस के अंदर, इस वजह से सबसे कम वोल्टेज तभी बनता है। उसके बाद रैयान कहते हैं कि सर ये पेपर में हम जब ये रूल्स लगा रहे हैं तो इन्विजिलेटर कुछ बोलेंगे तो। नहीं नहीं बेटा,
इन्विजिलेटर कुछ नहीं बोलता आपको इस चीज पर। रोमैसा का सवाल है सर एसी जनरेटर के ग्राफ समझा दो। एसी जनरेटर का ग्राफ तो बेटा ये था कि जब आपका कॉइल हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होता है तो मैक्सिमम वोल्टेज बनाता है। जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगा करंट कम होता जाएगा, कॉइल वर्टिकल होगा करंट जीरो। फिर कॉइल दोबारा हॉरिजॉन्टल होगा 180 डिग्री रोटेट करने के बाद, फिर वोल्टेज मैक्सिमम मिलेगा। पर इस बार ऑपोजिट, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट पलट चुका होगा, फिर वर्टिकल पे जीरो एंड देन दोबारा से आपके पास मैक्सिमम वैल्यू। तो ये साइकिल चलता ही रहता है। आप बस इसमें जो बातें जहन में रखने की थी वो ये थी कि जब भी कॉइल हॉरिजॉन्टल पोजीशन से गुजरेगा वोल्टेज मैक्सिमम बनेगा, और जब कॉइल और वर्टिकल पोजीशन से गुजरेगा तो वोल्टेज मिनिमम होगा। सर ग्राफ में एग्जामिनर मैक्स और मिनिमम वोल्टेज ही पूछेगा बस। बिल्कुल समीर, मैक्स और मिनिमम वोल्टेज ही पूछेगा, वही आपसे बनवाएगा वो यहाँ पे। सर स्प्लिट रिंग का यूज भी फिर से बता दे। स्प्लिट रिंग नहीं है बेटा इसका, ये स्लिप रिंग्स। एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स होते हैं और उनका पर्पस होता है कि दे फ्लिप द डायरेक्शन ऑफ करंट इन योर एक्सटर्नल सर्किट व्हेन द कॉइल क्रॉसेस द वर्टिकल पोजीशन। और वैसा ऑल्टरनेटिंग करंट बनाना था ना बेटा, तो इसलिए करंट की डायरेक्शन को फ्लिप करना तो जरूरी था। हाँ बेटा समीर, ये साइन का फंक्शन की तरह है, साइन ग्राफ और कॉस ग्राफ की तरह ही होता है। ड्रीम आई लेट यू नो ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप बेटा, if हो सकता है क्या है माइट की नॉट फॉर एटीपी। एटीपी तो मैंने करवा दिए है आपके अप्रैल में। एमसीक्यू के लिए शायद हो सकता है, मैं रखी है आप लोगों की तो मैं कोचिंग में रख लूंगा। अच्छा भाई, अब इसके बाद एग्जामिनर अगली चीज जो आपसे अक्सर पूछता है वो ये है कि हाउ आर यू गोइंग टू इंक्रीज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। सही, हाउ आर यू गोइंग टू इंक्रीज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो भाई यहाँ पे इसका जवाब हासिल करने के लिए हमारे पास जो रास्ते जो जराए हैं उसको समझ। सबसे पहली चीज, मैग्नेट की स्ट्रेंथ को बढ़ा लें। अब मैग्नेट की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाई जाती है भाई? मैग्नेट की स्ट्रेंथ या तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज करके बढ़ाएं या फिर रेडियल मैग्नेट्स का इस्तेमाल करें। रेडियल मैग्नेट्स ऐसे होते हैं बेटा, उनके फेसेस स्ट्रेट नहीं होते बल्कि कॉनकेव होते हैं। स्ट्रेट फेस वाले मैग्नेट्स की फील्ड लाइंस स्ट्रेट जाती हैं हॉरिजॉन्टल, तो स्ट्रेंथ हर जगह एक जैसी होती है। इनकी जो फील्ड लाइंस होती हैं वो डायगनल जा रही होती है, तो दरमियान की जगह पे फील्ड्स करीब होती हैं और स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। और तीसरा तरीका होता है भाई पोल्स को करीब ले आओ, अगर पॉसिबल है तो फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। अगर फील्ड नहीं तो फिर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल बढ़ाएं ताकि इंटरैक्शन ज्यादा हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन बढ़ाएं जिससे भी ज्यादा वोल्टेज बनता है। और आखिर में ये है कि भाई आयरन कोर के ऊपर रैप कर लें अपने वायर को। सिंपल वायर प्लेस ना करें, वाइंड योर कॉइल ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर, because iron has this tendency of pulling the magnetic field lines closer, which actually increases the strength. Less gap more strength, बिल्कुल समीर। हाँ, P4 के रिकॉर्डिंग्स आपको जरूर प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसका मेरे बच्चे, इसका कंटेंट सारा मेरा वेबसाइट उस पर यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो वहां से देख लो स्पेस फिजिक्स, अगर आपको रिकॉल करना है तो। देन वी हैव द ग्राफ्स। अच्छा, ग्राफ्स थ्योरी से ज्यादा एमसीक्यू में आते हैं कि एग्जामिनर आपसे पूछता है भाई ग्राफिकली शो करें कि अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स डबल करूं, या अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट डबल कर लूं, या अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन डबल कर दूं तो उससे क्या फर्क पड़े।
तो देखो यहां पे आप अंदाजा हो रहा होगा कि जब भी हमने स्ट्रेंथ को और नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज किया तो सिर्फ हमारा वोल्टेज बढ़ा, टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जितनी देर में पहली वेव बन रही थी उतनी देर में अभी वाली वेव बनी। लेकिन जब आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन को डबल किया तो चेंज डिफरेंट आया। तो यहां पे आप देख सकते हो वोल्टेज तो बढ़ा ही बढ़ा, टाइम भी कम हो गया। पहले जितनी देर में एक साइकिल बन रहा था अभी उतनी देर में दो साइकिल्स बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अब्दुल मुइज पूछते हैं क्लास कब एंड होगी, तो बेटा क्लास एंड होगी 10 बजे, 10 सवा 10 तक एंड हो जाएगी इंशाल्लाह। स्पेस फिजिक्स मजे की बात समीर मेरे टाइम पे थी ही नहीं, स्पेस फिजिक्स अब आई है। अब बात आती है ट्रांसफॉर्मर पे। इतने पुराने हैं आप बेटा इन तमाम का पीडीएफ शेयर होता है हमेशा, ड्राइव पे जाता है और जो गिव्स वाले स्टूडेंट है उनके पोर्टल पे चला जाता है। याद कैसे करें बेटा, उसको लिख लो कहीं ना कहीं ना, छोटे छोटे पॉइंटर्स बना के उसको क्रैम अगर कर सकते हो तो कर लो। उसके पास पेपर्स कर लो, उससे भी तुम्हें थोड़ा सा याद हो जाएगा। एरो डायग्राम बना लो कि ये होगा उसके बाद ये होगा उसके बाद ये होगा, ऐसे कर लो। इंग्लिश में फिर खुद लिख देना उसको। अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर के ऊपर। अब देखिए ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है आपके पास जिसका काम होता है वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज करना, पावर सेम रखते हुए। अब ये कैसे काम करता है, तो बेटा उसका वर्किंग प्रिंसिपल तो यहाँ लिखा हुआ है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक्सप्लेनेशन के अंदर अगर हम बात करें तो एक्सप्लेनेशन के अंदर देखो जो चीज आती है वो ये है कि जब आपके पास प्राइमरी कॉइल, देखिए इसमें ना दो कॉइल्स होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल वो होता है जिसके अंदर आप अपना वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उसका अपना वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, दैट्स कॉल्ड द प्राइमरी। और सेकेंडरी कॉइल वो होता है जिसके अक्रॉस आउटपुट कनेक्टेड होता है। तो जब प्राइमरी कॉइल में से करंट फ्लो करता है तो वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है। और क्योंकि ये कॉइल एक सॉफ्ट आयरन कोर पर रैप हुआ था तो आयरन उन फील्ड लाइंस को करीब ले जाता है। अब ये फील्ड लाइन जब सेकेंडरी कॉइल के साथ कट करती हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज आना शुरू हो जाता है सेकेंडरी कॉइल पे। हम क्या करते हैं, हम प्राइमरी कॉइल में ऑल्टरनेटिंग करंट भेजते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या करता है कि आपके पास एक ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है इन द सॉफ्ट आयरन कोर। अब ये ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब सेकेंडरी कॉइल से होती है इंटरैक्ट तो उससे सेकेंडरी कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाता है। यही बात मैंने स्टेप बाय स्टेप 3 पॉइंट्स पे एक्सप्लेनेशन बना के लिखी कि alternating current in the primary coil creates an alternating magnetic field. This interacts with the secondary coil and hence there is a rate of change of magnetic flux linkage. समीर का सवाल है कि सर क्या फैराडेज लॉ
डीसी मोटर, एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है। तो बेटा अगले दो का तो है, एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर का, डीसी मोटर का नहीं है वर्किंग प्रिंसिपल। डीसी मोटर में कोई वोल्टेज थोड़ी बना रहे होते हैं, उसमें तो करंट खुद आपको बैटरी से प्रोवाइड करना पड़ता है और कॉइल रोटेट करता है उसमें आप रिवर्स चलते, करंट दे के रोटेशन हासिल करते। यहां आप चीजों को चला के करंट अपने लिए कह लो कि एज एन आउटपुट ले रहे हैं। यहां कैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आया, यह ऐसे आया कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से इंक्रीज और डिक्रीज हो रही होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो करंट से बन रही है ना, जब करंट बढ़ेगा तो फील्ड भी स्ट्रांग हो जाएगी, करंट कम होगा तो फील्ड भी वीक हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि भाई जब करंट बढ़ रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड हो रही होगी स्ट्रांग, लिंकेज इंक्रीज हो रहा होगा। जब प्राइमरी कॉइल का करंट गिर रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वीक हो रही होगी, तो करंट भी डिक्रीज, इंटरैक्शन भी कम हो रहा होगा। फिर जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, नेगेटिव होगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज भी नेगेटिव हो जाएगा। इससे दूसरी साइड पे भी आपके पास एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ही बने। सर ट्रांसफार्मर हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है ना, शायद जरूरी नहीं है। ट्रांसफॉर्मर्स को जो बनाया गया था वो बेसिकली पर्पस उसका यही था कि वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सके, दोनों काम कर सकते। तो दो तरीके के ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं बेटा तुम्हारे पास, एक कहलाता है स्टेप अप और एक कहलाता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसका काम वोल्टेज को इंक्रीज करना, उसके सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा होते हैं ताकि यहां इंटरैक्शन ज्यादा हो और ज्यादा वोल्टेज बन सके। जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को डाउन करता है, उसके सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं ताकि इंटरैक्शन कम हो और वोल्टेज कम इंड्यूस हो सके। पर याद रहे ट्रांसफॉर्मर्स में पावर सेम रहती है, जितनी पावर इनपुट पे है उतनी ही पावर आउटपुट पे भी होती है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ पावर विच इज आई वी, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में अगर आप वोल्टेज को अप कर रहे होते हैं तो आपका करंट डाउन हो जाता है, करंट डिक्रीज कर जाता है, वोल्टेज बढ़ता है और करंट डिक्रीज कर जाता है। जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में आप अगर वोल्टेज को डिक्रीज कर रहे होते हैं तो आपका करंट इंक्रीज कर, और ऐसे होता है कि आपके पास पावर सेम रहे, कि जितनी पावर आपके इनपुट पे थी उतनी ही पावर आपको भी मिल जाए। ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड सवाल कैसे आ सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड सवाल आपके पास न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें वो फॉर्मूलों का इस्तेमाल करवाएगा, भी आप देखेंगे इक्वेशंस जो मैंने पढ़ाई। ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड सवाल में आपसे वो वर्किंग पूछ सकता है ट्रांसफॉर्मर की कैसे काम कर रहे हैं। वो आपसे ये पूछ सकता है कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्यों लगाया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन से पहले, ये कॉमन सवाल है उसका, कि व्हाई डू वी यूज अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बिफोर अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। तो देखिए लॉन्ग वायर्स जो होते हैं ना उनकी रेजिस्टेंस अच्छी खासी होती है, अगर उनमें हाई करंट जाएगा तो काफी ज्यादा हीटिंग प्रोड्यूस होगी, और उस हीटिंग की वजह से होगा ये कि आपके पास बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लूज हो जाएगी वायर्स के अंदर बिफोर इवन रीचिंग द डेस्टिनेशन, तारों में एनर्जी ज्यादा होगी। तो हम क्या करते हैं, हम अपने पावर स्टेशन के बाद हम अपने पावर स्टेशन के बाद एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगाते, वो इसलिए लगाते हैं ताकि वोल्टेज को अप करें और करंट को कम, और उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन पे करंट को भेज दें।
Sir, latent heat of fusion and vaporization part of syllabus now? Nope, Ali, it's not a part of your syllabus anymore. अच्छा भाई, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो यूज है वो बेसिकली यही है कि भाई आपके पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर से आप वोल्टेज को बढ़ा के करंट को कम कर देते हो ताकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में एनर्जी लॉसेस ना आ सके। और स्टेप डाउन जो है वो हमेशा आपका ये पीएमटी वगैरह ये सब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स होते हैं। और इसकी वजह इसमें वो लगाए इसलिए जाता है क्योंकि भाई जब आप वोल्टेज इतना सारा बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली बात है ना कि भाई अब इतना सारा वोल्टेज का क्या करना है हमने। 2 लाख वोल्ट अगर हमारे घर पे आएगा तो बर्बादी बर्बादी, हमें उसको वापस लाना होता है 240 पे। तो उसके लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया है। अब बात करते हैं मेरे बच्चों इक्वेशंस की। इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो इक्वेशन में 3 ऐसी इक्वेशन है जिसका हमारे पास काम आता है। ट्रांसफार्मर में एक इक्वेशन नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज को रिलेट करती है। बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स एंड वोल्टेज जो है वो आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है बेटा। नंबर ऑफ टर्न्स और जो वोल्टेज है दे आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। तो यू कैन अप्लाई अ यूनिटरी मेथड टू फाइंड आउट द वोल्टेज ऑन एनी ऑफ द ट्रांसफार्मर्स कॉइल। कि भाई अगर मैं आपको प्राइमरी वोल्टेज एंड प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स दे दूं तो आप सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स से सेकेंडरी वोल्टेज ढूंढ सकते हैं। दैट इज पॉसिबल। और इसी चीज को यूनिटरी मेथड से जो आप सॉल्व कर रहे हो इसको आप फॉर्मूले की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एनपी ओवर एनएस इक्वल्स वीपी ओवर वीएस। दूसरी चीज मेरे बच्चों, अगर एग्जामिनर आपसे एक आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करे और ये बोलता है वर्ड एग्जामिनर यूज करता है आइडियल ट्रांसफार्मर या 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर, तो उसमें आप ये कहते हैं कि इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर एग्जैक्टली इक्वल होती है। विच मीन्स के भाई पावर का जो फॉर्मूला है आईपी और आईवी, तो जो प्राइमरी से आंसर देगा वही सेकेंडरी से भी आंसर देगा। आईपीवीपी इक्वल्स आई एस वी एस। यहां से आपको एक आइडियल ट्रांसफार्मर का अगर कॉन्सेप्ट हो तो करंट भी निकालने का मौका मिल सकता है। और तीसरी चीज है कि अगर एग्जामिनर आपसे एफिशिएंसी मांगे तो देखो, अगर वो आपसे एफिशिएंसी मांगना चाह रहा है तो एफिशिएंसी इज आउटपुट ओवर इनपुट टाइम्स द 100। आउटपुट में लाजिम बात है आप अपने सेकेंडरी कॉइल की वैल्यू रखोगे पावर की, और इनपुट में प्राइमरी कॉइल की वैल्यू रखोगे पावर की। सेकेंडरी का जो फॉर्मूला है आई वी फॉर सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी के लिए आई एन वी फॉर द प्राइमरी कॉइल। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ की भी है, मैं चाहूंगा कि आप एक नजर दौड़ाएं इस पे। रोमेसा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के बाद लगाया जाता है। जहां हमें एनर्जी लॉस का खतरा था उसके बाद अटैच किया जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसके बाद क्योंकि फिर घरों में वोल्टेज भेजना होता है तो वो तो इतना लंबा डिस्टेंस थोड़ी होता, तो वहां एनर्जी लॉसेस इतने सिग्निफिकेंट नहीं है। थर्मोकपल और सेंसिटिव वाले पढ़ा पार्ट सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल नहीं है आयशा। मैग्नेटिज्म रिवाइज करवा दें। बेटा ऐसे करते रहोगे ना तो पूरा सिलेबस रिवाइज करवाना पड़ जाएगा। हाउ मच मार्क टू द मेकअप यार, आउट ऑफ 80 का अगर टोटल स्कोर देखो तो 20-22 मार्क्स का तो पोर्शन आ ही जाता है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से।
बिल्कुल समीर, सही स्टेटमेंट दी है आपने। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू हसन वली। व्हाट एवर हॉन्ट्स यू मीन आफ्टर दैट। लेंसेज इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है हसन। कंडक्शन इन सॉलिड का एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है? कंडक्शन इन सॉलिड्स तो बहुत सिंपल सी है। आप एटम्स की वाइब्रेशन और कोलिजन का जिक्र कर दो। हाँ, अगर मेटल्स की बात आ जाती है तो फिर आप थोड़ा तफसील में जाते हो। मेटल्स में फिर आपने कह लें कि फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन का भी जिक्र करना होता है। समीर, अभी दो सवाल कराऊंगा ना आपको मैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसके इंडक्शन के, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। हाँ बेटा रुमैसा, दे डू दैट। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आल्सो गेन एनर्जी एंड दे मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। उससे भी एनर्जी ट्रांसफर कर। नहीं, वी आर टेकिंग ब्रेक्स, गुड ब्रेक्स, तो इतनी भी टायरिंग मामला थोड़ी है। अली एक्सपेरिमेंट्स पेपर 2 में बहुत रेयर है। अच्छा भाई, अब एक एग्जांपल को देखें आप। उसने आपसे कहा कि मुझे वोल्टेज बताइए सेकेंडरी कॉइल। उसने प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज, प्राइमरी कॉइल में करंट और प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए। सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स और करंट देके बोलते हैं सेकेंडरी का वोल्टेज बता। अब देखिए, क्योंकि यहाँ ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये एक 100% एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर है, तो मैं आईपी वीपी इक्वल्स आई एस वी एस वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता। क्या आप कहें सर करंट और वोल्टेज प्राइमरी में पता था तो सेकेंडरी का तो वोल्टेज निकल सकता है ना सर? तो बिल्कुल निकल सकता है, अगर ये ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट होता तब। जब तक ऐसा नहीं कहा गया आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स वाला जो फॉर्मूला है, जिसका वोल्टेज के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, वो फॉर्मूला आप हर सूरत लगा सकते हैं। उसमें कोई लेस रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन नहीं। यूनिटरी मेथड लगाए भाई, 500 टर्न्स पे 200 वोल्ट्स, तो 1500 टर्न्स पे एक्स वोल्ट्स। राहिल, 50 और 60 का जो स्कोर है, 50 का स्कोर तो खैर काफी लो स्कोर है। 80 में से 50 मतलब 30 मार्क्स आपने लूज कर दिए, तो यू आर मतलब ए स्टार तो आपका चला ही गया। अगर 50 60 चाहिए तो 60 का स्कोर थोड़ा सा एक, हाँ, अच्छा स्कोर होता है। तो मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ कि देखो, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन में फंसो ना, तो हमेशा यह जहन में रखना कि टॉपिकल पे आ जाओ उन चैप्टर्स के लिए जिनके कॉन्सेप्ट ही तुम्हारे सही नहीं हो रहे, मतलब हर सवाल गलत हो जाता है एयरलीज में, तो उसके टॉपिकल्स करो, वरना एयरली करते रहो। अब जैसे ये सवाल है, इस सवाल को आप जरा पढ़ें, फिर मैं आपको समझाता हूँ यह सिचुएशन की। ए स्टार के लिए P2 में यार 68 सही के आसपास रखो आउट ऑफ 80।
ठीक है भाई, आपने पढ़ लिया। अब जरा इस सवाल को सॉल्व करें। ये सवाल एक ट्रांसफार्मर का है और इसमें एक बैटरी लगी भाई, और ये बड़ी अजीब सी बात है कि यार बैटरी से तो ट्रांसफार्मर चलता नहीं था, अभी तो हमने बात की, इसमें तो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। ये कैसी बात कर दी समझ। तो देखो इसका सवाल इतना जबरदस्त था, कह रहा है मुझे बताओ जब मैं स्विच क्लोज करूंगा तो क्या देखोगे, जब स्विच क्लोज रहने दूंगा तो क्या देखोगे, और जब स्विच ओपन करूंगा तो क्या देखोगे। इस तरह से वो आपसे चीजें पूछ रहा है। तो देखिए बेटा, जब आप स्विच क्लोज करेंगे तो एकदम से करंट आ जाएगा प्राइमरी कॉइल के अंदर, जो अभी तक थोड़ी देर पहले जीरो था, तो सडनली यूल सी अ करंट इन अ कॉइल, जिसकी वजह से आयरन कोर में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाए। दैट फील्ड विल इंटरैक्ट विद द सेकेंडरी कॉइल एंड आपके पास ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, जिसकी वजह से द गैल्वेनोमीटर विल डिफ्लेक्ट। क्योंकि द मोमेंट यू टर्न ऑन द करंट, करंट की वैल्यू जीरो से मैक्सिमम हुई है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो से मैक्सिमम हुई है। इस दौरान इस छोटी सी ड्यूरेशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन और कॉइल की जो इंटरैक्शन थी वो इंक्रीज हो रही हो, यानी चेंज आ रहा हो। और फैराडे के मुताबिक हम जानते हैं कि जब भी कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कॉइल इंटरैक्शन में चेंज ले आए, वोल्टेज पैदा हो जाता है। तो आपके पास यहाँ पे जैसे ही स्विच आप क्लोज करेंगे, आप गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन देखिए, और ये मोमेंटेरी डिफ्लेक्शन होगी। मोमेंटेरी डिफ्लेक्शन का मतलब ये है नीडल डिफ्लेक्ट होके वहीं नहीं रह जाएगी, इट विल इमीडिएटली रिटर्न बैक, वो डिफ्लेक्ट करके वापस आ जाए। उसके बाद स्विच इज लेफ्ट क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी देर तक के लिए अगर स्विच क्लोज रहे तो देखिए जब काफी देर तक स्विच क्लोज रहेगा तो आपका जो ये कॉइल है, करंट तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो आपको कोई डिफ्लेक्शन नजर नहीं आएगी, बिकॉज कोई चेंज ही नहीं आ रहा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज में। मैं ये नहीं कह रहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज नहीं है, बिल्कुल है। प्राइमरी कॉइल में करंट है, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, वो सेकेंडरी कॉइल को कट भी की हुई है। बात होती है चेंज, कि जब तक चेंज नहीं आएगा उस वक्त तक वोल्टेज नहीं बन। तो when you kept your switch closed and there was a constant steady current in your circuit, so the magnetic field was also constant या steady, जिसकी वजह से आपके पास जो चले के इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो जीरो हो गया। और जैसे ही आप स्विच ओपन करेंगे, जैसे ही आप स्विच ओपन करेंगे दोबारा आपको डिफ्लेक्शन दिखेगी। ए पार्ट समझ नहीं आया अजका को, और समीर कह रहे हैं कि मोमेंटरी डिफ्लेक्शन क्यों। समीर डिफ्लेक्शन होती थोड़ी रहेगी बेटा, आपकी मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज थोड़ी हो जा रही, इसमें शुरू में चेंज आई जो आई। शुरू में क्या चेंज आया कि भाई जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया, कॉइल के अंदर करंट एकदम से इंक्रीज हुआ और फिर कांस्टेंट हो गया। बस जब इंक्रीज हो रहा था उस दौरान मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हुई, सेकेंडरी कॉइल से इसका इंटरैक्शन हुआ और ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अरवा आपको बताना ही नहीं है किस साइड पे नीडल डिफ्लेक्ट होगी, आपने तो बस ये बोलना है नीडल विल डिफ्लेक्ट ऑन वन साइड, और जब आप स्विच ऑफ करोगे तो नीडल ऑपोजिट साइड पर डिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि जैसे आप स्विच ऑफ करेंगे करंट डिक्रीज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगी, इंटरैक्शन में फिर से चेंज क्रिएट होगा, और उस दौरान भी दोबारा आपके पास वोल्टेज इंड्यूस हो।
नहीं बेटा, वो उसमें आप कभी भी नहीं पता लगाते कि किस वक्त कहाँ डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगी। ये आप नहीं बताते किसी भी क्वेश्चन में, बस आप ये बताते हो किसी एक साइड पे डिफ्लेक्ट कर जाए। डायरेक्शन के बारे में यही पूछेगा, विल इट डिफ्लेक्ट टू द राइट और लेफ्ट। राइट या लेफ्ट की डिफ्लेक्शन का अगर वो पूछेगा तो पहले किसी एक डिफ्लेक्शन का वो बताएगा कि भाई डिफ्लेक्ट राइट पे हुई थी, अब बताइए कहाँ डिफ्लेक्ट करेगी। तो अब आप बोल सकते हो हाँ यार, अगर पहले राइट पे हुई थी तो अब लेफ्ट पे हो जाएगी। ऐसे ही इस सवाल को देखिए जरा, सवाल पढ़िए। अब्दुल्ला कहते हैं सर, हाउ कैन आई स्कोर बेस्ट रिजल्ट्स इन फिजिक्स? बाय स्टडीइंग बेटा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। मैं इसमें कोई आपको ऐसा जवाब नहीं दे सकता, कोई टिप और ट्रिक नहीं बता सकता। कॉन्सेप्ट है तो मेरे बच्चे हो जाएगा इंशाल्लाह, वरना नहीं भाई। इसमें मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं है मैं तुम्हें कोई स्पेल बताऊं और काम हो जाए। मोमेंटरी डिफ्लेक्शन का बता तो दिया बेटा अभी हमने, बंगाली बाबा का स्पेल। नहीं भाई, देखो जिस तरह का सवाल पूछोगे वैसा जवाब मिलेगा ना। मोटिवेशन तो आपको इस बात से आनी चाहिए कि हाँ, आपके अंदर सेल्फ एस्टीम होना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, आपने मेहनत किया, आपने पढ़ा है, आपने कोशिश की, इंशाल्लाह परफॉर्म भी करेंगे। अब अगर आप ये सोच के बैठे हैं यार कुछ ऐसी ट्रिक आ जाए, बस मैं पेपर में जाऊं और बस वो ट्रिक लगाता रहूं, हर सवाल सॉल्व होता है, तो ऐसे थोड़ी होता बच्चा। इट्स लाइफ, इट्स नॉट अ फेरी टेल। Physics P2 is harder than physics P1. Yes, exactly. You can say that. It is. हसन, ओ लेवल्स वालों का पेपर वन इज एमसीक्यू, आप लोगों का जो है वो अलग होता है। अच्छा भाई, तो यहाँ पे एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई देयर इज अ मैग्नेट विच इज बीइंग रोटेटेड between the soft iron. There is a coil wrapped on the soft iron, and you have a lamp attached beneath it in series, you can say, with the coil of wire. कहते हैं state how an alternating current differs from a direct current. AC DC में फर्क क्या है भाई? Alternating current changes direction, जबकि DC current has a fixed direction. Let's explain in detail how alternating current is produced by the apparatus. इस apparatus से alternating current कैसे बनता है? तो देखिए, वी ऑल अंडरस्टैंड वन थिंग कि जब ये मैग्नेट रोटेट करेगा तो रोटेशन के दौरान द मैग्नेट विल कट द सॉफ्ट आयरन, उसकी फील्ड लाइन सॉफ्ट आयरन को कट करेंगी, जिससे आपके क्वाइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और उस ईएमएफ की वजह से जो करंट बनेगा वो लैंप को ऑन कर देगा। सवाल उसका ये है कि ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे बने, और वो भी एक्सप्लेन करना है डिटेल में, और ये है भी 4 मार्क। तो देखिए, इस बात को समझाने के लिए कि ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे बनेगा, आप तफसील देते हैं कि मैग्नेट जो है वो कॉइल को अप्रोच कर रहा है और दूर जा रहा है। कि जब रोटेशन हो रही होगी बेटा, सो द नॉर्थ पोल विल बी अप्रोचिंग एंड विल बी मूविंग अवे। तो जब नॉर्थ करीब आ रहा होगा तो आपके पास यहां नॉर्थ पोल बन जाएगा ताकि उसको रिपेल करे, और जब नॉर्थ दूर जा रहा होगा तो यहाँ साउथ पोल बन जाएगा।
ताकि उसको अट्रैक्ट करे। लेंस लॉ, इससे क्या होगा बेटा, आपके पास जो करंट होगा वो कभी एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो कभी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, जिससे ऑल्टरनेटिंग करंट पैदा हो जाएगा आपके पास। अब यहां से आगे चलते हैं। लेंस लॉ बिल्कुल अब्दुल्ला अप्लाई हो रहा है इसके अंदर। पूछता है स्टेट टू वेज इन विच द करंट इन द लैंप में बी इंक्रीज्ड। लैंप में करंट कैसे बढ़ाऊं? तो देखिए, लैंप में करंट बढ़ाने के लिए दो तीन रास्ते। आइदर यू रोटेट द मैग्नेट फास्टर, जिससे ज्यादा वोल्टेज बनेगा, और यू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ योर कॉइल, जिससे ज्यादा वोल्टेज बना पाएंगे, और यू यूज अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, अगेन जिससे ज्यादा वोल्टेज बढ़ा पाएंगे। सेमी फ्लिप वाली बात ये थी कि अगर नॉर्थ वाला एंड आपके इस बार के करीब आ रहा होगा तो रिपल्जन की वजह से यहां नॉर्थ बन जाएगा, लेंस लॉ। और जब ये दूर जा रहा होगा तो यहां पे साउथ बन जाएगा। तो पोल्स पलट रहे हैं, तो पोल्स पलटने की वजह से आपके कॉइल के अंदर जो करंट है उसकी डायरेक्शन भी पलटेगी। यही बात हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी की हुई है वर्ड में। अब आगे सवाल में वो हमसे क्या कहते हैं, द जनरेटर्स एट द पावर स्टेशन प्रोड्यूस अ वोल्टेज ऑफ 25,000 volts. This voltage is stepped up to 4 lakh by transformer for long distance transmission, and the voltage is later stepped down to 240. 25,000 volts बनाया, उसको स्टेप अप करके 4 लाख पे लेके, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन से पहले, उसके बाद फिर स्टेप डाउन कर दिया 240। सवाल सिंपल सा पूछते हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाई वोल्टेज इज स्टेप डाउन, क्यों स्टेप अप किया था? तो अभी हमने इसका जवाब पढ़ा था। स्टेप अप करने का मकसद ये था कि वोल्टेज इंक्रीज करके वी डिक्रीज द करंट इन द कॉइल्स। सही है, हम करंट को कम कर देते हैं, एंड विद लेस करंट वी हैव लेस एनर्जी लॉस एज हीट इन अवर पावर केबल्स। ठीक है, लेस एनर्जी लॉस आपको मिलेगी। तो यहां पे यही बात आपके सामने लिखी गई है कि आप वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, उससे करंट कम हो जाता है, करंट डिक्रीज करता है तो पावर लॉस भी डिक्रीज करता है। दूसरा पार्ट वो आपसे कहते हैं, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ऑफ द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी। नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो मांग रहे, ना कि वोल्टेज, और ना ही आंसर मांग रहे, बस बोले रेशियो दे। तो मैं जानता हूं ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी इज इक्वल्स टू वोल्टेज ऑफ प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी। प्राइमरी वोल्टेज हमारा 25,000 था, और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से हमने उसको बढ़ा के 4 लाख वोल्ट कर दिया था। तो जब आप इसका रेशियो निकालोगे तो जो वोल्टेज का रेशियो वही आपके नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो, दैट इज 1:16।
कहता है स्टेट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग थिकर वायर इन द ओवरहेड पावर लाइन्स। और एडवांटेज तो बहुत सिंपल सा है कि भाई thicker wires have low resistance, so less energy loss is heat. पर डिसएडवांटेज ये है कि आपके पास हैवियर हो जाते हैं ये, जिससे ब्रेक होने का चांस है और कॉस्ट भी बढ़ जाएगी क्योंकि ज्यादा मटेरियल यूज होगा इसके लिए। आखिर में आपसे एक छोटा सा सवाल देते हैं वो आपको, जो कि फ्यूज से रिलेटेड है। अब आप सब जानते हो फ्यूज का काम क्या होता है, वो लाइव वायर पे लगता है और जैसे ही हाई अमाउंट ऑफ करंट आता है सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो यहां पे भी वो कहते हैं इलेक्ट्रिक ड्रिल है जिसकी पावर रेटिंग 1000 वॉट है, 240 वोल्ट पे वो काम करता है। फ्यूज बताओ कौन सा यूज कर। तो सबसे पहला काम ऐसे सवालों में यह है कि ये निकाल लो उसको ऑपरेटिंग करंट कितना, उसे कितना करंट चाहिए चलने के लिए। बस उससे बड़ा फ्यूज लगना चाहिए, उससे छोटा नहीं लग सकता। जो चार ऑप्शन उसने दिए थे उनमें से तीन ऑप्शंस ऐसे थे जो उस वैल्यू से छोटे थे, 4.12 एम्पियर से कम। तो मैं उनका फ्यूज लगा ही नहीं सकता। वाहिद एक ऑप्शन था 13 एम्पियर, हालांकि वो बहुत बड़ा था, लेकिन दैट वाज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल हमारे पास, इसलिए हमने 13 एम्पियर वाला यूज कर ली। तो यहाँ पे आके भैया आपका ये पोर्शन भी खत्म हो गया।